एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 8 तारीख से आगे की करंट अफेयर। इसमें हम लोग 9 मार्च से लेकर आज 13 मार्च तक की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। किस दिन मनाई जाती है? 8 मार्च। और इस साल की थीम क्या थी? राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वोमेन एंड गर्ल्स। राइट्स का मतलब अधिकार, जस्टिस मतलब न्याय, एक्शन मतलब क्रिया, सभी महिलाओं और बच्चों के लिए। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं को किन किन चीजों में भागीदारी सुरक्षित समाधान करती है। तो सबसे पहले क्या है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि सभी महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए, और साथ में इनके लिए स्पेशल प्रोविजन करना चाहिए यानी स्पेशल प्रावधान करना चाहिए, ठीक है, जिससे उनकी सुरक्षा की गारंटी मिल सके। उसके बाद आर्टिकल 16 क्या कहता है कि जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है यानी रोजगार है, उसमें महिलाओं की भागीदारी बराबर रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? तो सभी को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इक्वल होना चाहिए, यानी उनके जीवन यापन में जो अपॉर्चुनिटी है, उनकी जो आवश्यकता है, उनमें क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? तो उनको मातृत्व रिलीफ मिलना चाहिए। अगर कोई महिला काम करे तो उनको मातृत्व अवकाश देकर उनको गरिमा को सुरक्षित करनी चाहिए। और अनुच्छेद 243 क्या कहता है कि जितने भी लोकल गवर्नेंस है यानी स्थानीय स्तर पे पंचायत है, नगर पालिका है, उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, यानी जंगली जानवरों के माइग्रेटरी स्पीसीज। माइग्रेटरी का मतलब क्या होता है? एक देश से दूसरे जगह में प्रवास करना, है ना। तो वैसे पक्षियों के लिए, वैसे जानवरों के लिए किस संस्थान के द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता है? तो एक बॉर्न कन्वेंशन हुआ था, है ना, उसी के तहत इनको सुरक्षा दिया जाता है। अगला जो इसी ये जो रिपोर्ट आया है बॉर्न कन्वेंशन से रिलेटेड, यानी जो प्रवासी जो स्पेसीज है, जो जीव है, उनमें ना 49% की कमी आई। यानी पहले जो पक्षी, पशु कहीं पे प्रवास करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे, वो अब प्रवास करने की दर में 49% की कमी आई है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि वहां को जंगलों को साफ कर दिया गया होगा, या वहां पे उस हिसाब से पर्यावरण नहीं होगा जो किसी प्रजाति के लिए अनुकूल हो, है ना। अगला इंपॉर्टेंट है रायसीना डायलॉग। तो ये ना हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर है यानी जो विदेश मंत्रालय है, उसके द्वारा 2016 में शुरू किया गया था, ठीक है। और इस साल ये कहाँ हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। और आपको पता है कि इसमें भागी कौन लिए थे? तो फिनलैंड के राष्ट्रपति जो थे, वो रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे, जो हमने पहले वाला लेक्चर में पढ़ा है। अपार्ट से पहले वाला जो लेक्चर है 1 से लेकर 8 मार्च को, उसमें आपको मिल जाएगा डिटेल में। इस साल का रायसीना का डायलॉग का थीम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्कारा, असर्शन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रायसीना डायलॉग 11वां था। 16 में हुआ, 17 में, 18 में, फिर अभी 26 में, तो ये कुल 11वां है। एक इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अल्मा आटा डिक्लेरेशन यानी अल्मा आटा घोषणा किससे संबंधित है? तो हेल्थ केयर ऑफ द पीपल यानी लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित अल्मा आटा डिक्लेरेशन है, ठीक है। उसके अलावा टैला नोवा डायलॉग किससे रिलेटेड है? तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से, यानी जो वैश्विक जलवायु मुद्दे हैं ना, परिवर्तन से संबंधित, उसका कौन सा डायलॉग है? टेलेनोवा, ठीक है। ये एग्जाम में पूछेगा। अभी जो एग्जाम की प्रकृति है वो बदल रही है, ठीक है। और
ये जो हेग कन्वेंशन है, ये यहाँ पे ये गलत है। ये बेसिकली चाइल्ड राइट से संबंधित है, ये इसको यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है। और जो ये अंडर टू कॉलिशन है, ये हमारा 2070 तक, सॉरी, 2050 तक, ठीक है, जो हमारा वैश्विक तापमान है उसको कम करना है। इसके लिए क्या है, अंडर टू कोलिशन। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है जन औषधि दिवस। ये कब मनाया जाता है, 7 मार्च को। इस साल का थीम क्या था, जन औषधि सस्ती भी, भरोसेमंद भी, सेहत की बात बचत के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता ही है कि जन औषधि के माध्यम से सस्ते दामों पे दवा सरकार देती है। ये कब लॉन्च हुआ था, तो 2018 में लॉन्च हुआ था, बट मोदी जी ने इसका नाम बदल दिया था 2016 में। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस किस दिन है और कौन सा थीम है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है आईसीसी, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था। तो ये भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था फाइनल में 96 रनों से। और ये कहाँ हुआ था, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात में। मैन ऑफ द मैच कौन बने थे, जसप्रीत बुमराह। और मैन ऑफ द सीरीज कौन बने थे, संजू सैमसन। ये भारत का ना विश्व कप का तीसरा कप था, यानी T20 कप में भारत ने कितने कप जीते, तीसरा। और ये एकमात्र देश है जो 3 कप जीते हैं। और ये T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल पे होती है। ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये जो है एलपीजी एलएनजी के बारे में, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें आप जरूर देखिए, आपको सारा एलएनजी एलपीजी सीएनजी वो आपको समझ में आ जाएगा। अगला हमारा इम्पोर्टेंट है, ये तो हो ही गया, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हाँ, ये इसमें एक इम्पोर्टेंट जो है वो है जल महोत्सव 2026 कैंपेन। तो जल महोत्सव से क्या रिलेटेड होगा, ये होगा जल को अच्छे से मिले, मतलब हम जो जल पिए वो क्या हो, सुरक्षित हो, है ना, वो प्रदूषण मुक्त हो। तो ये कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था ये जल महोत्सव। इसका थीम क्या था, गांव का उत्सव, देश का महोत्सव। जल जीवन मिशन में ज्यादा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, ये बेसिकली है कि ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है ना। आपको अ, जैसे गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है, ये 100% अपने घरों में हर घर जल पहुंचा चुके हैं। ये 100% सेंटर यानी केंद्र सरकार के द्वारा फंड किया जाता है। किसके लिए, तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए। और राज्यों के लिए 50% पैसा देती है और 50% राज्य अपना पैसा लगाती है। और हिमालय और उत्तर पूर्वी जो राज्य है उसमें 90% केंद्र पैसा देती है और 10% राज्य सरकार लगाती है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज है, ये आप स्टैटिक में पढ़ना, ठीक है। ये सब भी उतना नहीं है इम्पोर्टेंट। हाँ, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा चेनाब नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना था ना, वो फिनलैंड के जो वास्तुकार थे उनकी मदद से बना था, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बम्बू टू बायो इथेनॉल रिफाइनरी है, नुमालीगढ़ जो असम में है, इसमें भी फिनलैंड का योगदान था। अब देखो, फिनलैंड तो इम्पोर्टेंट है, जैसे फिनलैंड के बारे में कुछ जानकारी। जैसे अगर ये फिनलैंड है ना, तो इसके पूर्व में है रसिया, इसके पश्चिम में है स्वीडन, है ना, इसके उत्तर में है नॉर्वे, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दक्षिण में इसके बाल्टिक सी है, यानी बाल्टिक का समुद्र है। ये कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे इसको ना लैंड ऑफ थाउजेंड लेक, यानी हजारों झीलों का देश कहा जाता है इसको। और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है।
ये प्यारा सा फिनलैंड की राजधानी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसकी राजधानी है हेलसिंकी। अब देखो इसमें से ज्यादातर जो अभी न्यूज में है वीपन्स वगैरह वो इम्पोर्टेंट है। जैसे ईरान का कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, जैसे शाहिद 136 और शाहिद 131 ड्रोन। ये क्या है? ड्रोन है। इसको हम लोग ना कामी काजा ड्रोन भी कहते हैं। ठीक है। और ये ना बहुत ही कम ऊंचाई पर ये उड़ता है और दुश्मन देश पे हमला करता है। उसके बाद है शहाब 3 मिसाइल। ये एक मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों को हमला कर सकता है। अगला है फतह मिसाइल। तो ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है। और ये 1400 किलोमीटर तक दुश्मन पे हमला कर सकता है। इसके अलावा है खुर्रम शाह मिसाइल। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब जैसे अगर आपको समझना है बैलिस्टिक मिसाइल, कन्वेंशनल मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो सेपरेट वीडियो में अगर आप कहोगे कमेंट में तो मैं वो कर दूंगा। इसके अलावा है पावर 373 मिसाइल। तो ये ना लॉन्ग दूरी का क्या है, वायु सुरक्षा प्रणाली है। और ये ना एयर क्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म कर सकता है। एक हिसाब से क्या है, इंटरसेप्टर है। जैसे इंटरसेप्टर क्या होता है कि अगर कोई देश पे हमला कोई करा ना, तो उसको हम लोग रक्षा के रूप में उसको हवा में ही मार देते हैं। उसको इंटरसेप्टर कहते हैं। अगला है सेवा में खोरदाद। ये ना मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो किसी एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल को मारता है। सेवा में खोरदाद। अगला है टोर M1। तो ये जो शॉर्ट यानी कम दूरी के जो मिसाइल आते हैं उसको हवा में ही मार गिराता है। माजिद एंड अजारा खास, ये ड्रोन को मारने के लिए है। पावा क्रूज मिसाइल, ये भी एक क्रूज मिसाइल है बस। उसके बाद है सेजील एंड इमाद मिसाइल। तो ये एक सॉलिड फ्यूल यानी सॉलिड तेल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है और ये मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये जितने भी मिसाइल अभी आपने देखे ये सब ईरान का है। अब हम यूएस का मिसाइल देखते हैं। तो यूएस का है B2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर। इसको B2 बॉम्बर भी कहते हैं, है ना। और ये जैसे होता है ना कि अगर आप कहीं पे बहुत ही जमीन के नीचे में बंकर बना के रह रहे हो तो उसको ध्वस्त करने में ये काम आता है। उसके बाद है GBU-57 MOP। तो ये भी एक हिसाब से बंकर है यानी कोई बहुत दिन जमीन के नीचे बना हुआ क्षेत्र को उड़ा सकता है। अगला है टॉमहॉक क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल है ना। आपको बस ये याद रखना है कि किसका है, तो अमेरिका का है। लुकास ड्रोन। तो ये क्या है, ड्रोन है। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल। तो ये क्या है, छोटी दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला है थार्ड। थार्ड का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। तो ये ना जो बैलिस्टिक मिसाइल अगर कोई देश मारता है अमेरिका पे तो उसको ये क्या करता है, नष्ट कर देता है। और ये कैसे बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करेगा, तो जो छोटा और मध्यम दूरी का होगा। पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम, ये क्या करता है ना, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को हवा में मार गिराता है। एडवांस प्रिसीजन कील वेपन सिस्टम, तो ये भी क्या करता है कि ड्रोन वगैरह को हवा में मार देता है। कोयोटे एंटी ड्रोन सिस्टम, ये क्या करता है, ड्रोन को मार देता है। SM-3 SM-6, ये क्या है, यूएस नेवी है ना। और ये मिसाइल को हवा में ही मार देता है। उसके बाद है MQ-9 रीपर ड्रोन। ये क्या है, किस हिसाब से ड्रोन है, बस इतना है जो इंपॉर्टेंट है बस उतना ही याद रखना है। बोइंग P-8I, ये क्या है, तो लंबी दूरी का एयरक्राफ्ट है ना। तो ये सारा किसका था, यूएस का। तो आपको पूछेगा एग्जाम में कौन सा मिसाइल किस देश का है, मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है, छोटी दूरी का है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखते हैं इजराइल का ब्लू एस्पैरो मिसाइल। तो ये क्या है, एयर लॉन्च क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है ना। जेरिचो मिसाइल फैमिली, तो ये मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। एरो 2 एरो 3, ये क्या है, लंबी दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है।
डेविड स्लिंग क्या है? तो ये मध्यम दूरी का जो मिसाइल आएगा ना उसको मार गिराने का प्रणाली है। आयरन डोम क्या है? तो ये छोटी दूरी के मिसाइल को हवा में मार देता है। आयरन बीम क्या करता है? तो लेजर से ना किसी भी ड्रोन को मार सकता है। सी डोम क्या है? तो ये भी क्या करता है? किसी भी ड्रोन को हवा में मार देता है। F-35I एडीर क्या है? तो ये फिफ्थ जनरेशन का फाइटर प्लेन है ना? तो ये हमारा सारा किसका था? इजराइल का था। जो जो मैं शब्द बोला हूँ वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किसे कहते हैं? तो हाइब्रिड क्या है? एक तो इसमें होगा कन्वेंशनल यानी जो पारंपरिक इंजन होता है, और एक होगा इलेक्ट्रिक इंजन। इन दोनों को मिला के एक बनाया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी जो इलेक्ट्रिक पे चलने वाला वाहन है। बस इतना ही, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, फालतू का बकवास है। अब देखो, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ऐसा इलेक्ट्रिक वाहन जो बैटरी से चलता होगा, है ना? बस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऐसा वाहन जिसमें हाइड्रोजन तेल से चलता होगा। और ये सब क्या है? ये सब पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, यानी पर्यावरण में ये सब प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती है। हाइड्रोलिक हाइब्रिड, तो ये क्या करता है ना, फ्लूइड प्रेशर का इस्तेमाल करता है बैटरी के माध्यम से, और फिर ये गाड़ी को चलाता है। हम्म। अब देखो कि इसमें क्या है, ये तो छोड़ो, ये करेंट का क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट नहीं करना है। अब है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल प्रोड्यूस वन ऑफ द फ्लोइंग एज एग्जॉस्ट, यानी जो हाइड्रोजन युक्त जो गाड़ियां हैं वो क्या करेगा, H2O हाइड्रोजन उसमें रहता है इसमें। अब देखो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? तो वो हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? कि वैसा एनर्जी जो कम प्रदूषण उत्पन्न करे, है ना? कम वो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए। जैसे सोलर और विंड, यानी सोलर का उपयोग करके हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। सोलर में क्या होता है? सूरज की रोशनी से वो चार्ज होता है। में क्या होता है? वो जो विंड लगा होता है जहाँ पे ज्यादा हवा चलती है, जैसे राजस्थान गुजरात में, उससे क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है। अब देखो, एक जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, व्हाइट फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस क्या होता है? एक प्रकार का रसायन है जो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है? और ये ना 800 डिग्री से ज्यादा तापमान पे जलता है। तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो तो बहुत ज्यादा शरीर के लिए नुकसानदेह होगा। अब अगला हमारा इम्पोर्टेंट है कि 11वां ना एडिशन मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है लामीतिये 2026, ठीक है? और ये किसने किया है? तो भारतीय वायुसेना ने इसमें भाग लिया है, ठीक है? अगला इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी है भारत का, उसने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम क्या है? नेशनल हाईवे ग्रीन कॉबर इंडेक्स, यानी राष्ट्रीय हाईवे ग्रीन कॉबर इंडेक्स, ठीक है? तो इसको किसके मदद से किया गया है? तो इसरो का जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ना, उसके मदद से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। और ये किसके लिए तैयार किया गया है? तो ये कि 1 किलोमीटर के जो रेंज में, यानी 1 किलोमीटर की दूरी पे जो जगह है, उसको में कितना ग्रीन कैनोपाई है, यानी कितना उसमें हरित क्षेत्र है, ठीक है? तो इसको ग्रीन कॉबर इंडेक्स में शामिल किया गया है। इससे क्या होगा कि हम जानेंगे कि सड़क के आसपास में जलवायु कैसा है, वहां पे तापमान कैसा है, इसको मापने के लिए ही ये है। अ,
एक है लुक आउट सर्कुलर। अब देखो इसमें क्या होता है वो समझते हैं, एक सेकेंड। तो ये ना बेसिकली जैसे सीबीआई पुलिस वगैरह के द्वारा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है जो किसी गलत कामों में फंसा है और वह कहीं देश छोड़ के ना भाग जाए या किसी संदेह में फंसा हुआ है, तो उसके खिलाफ कौन सा नोटिस जारी किया जाता है? लुक आउट सर्कुलर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत क्लाइमेट फोरम से क्या होगा कि भारत जलवायु के संबंधित में क्या काम कर रहा है, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ये क्वेश्चन आया है कि भारतीय रिन्यूएबल ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड है ना, इसके बारे में क्या सही है? तो ये क्या है? पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। और ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। मतलब सार्वजनिक लिमिटेड के क्या होगा? नियंत्रित सरकार का कंपनी है। और ये क्या है? एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तो सही बात है, दोनों सही है। क्यों? क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है। और रिन्यूएबल एनर्जी किससे संबंधित होगा? पर्यावरण के रिलेटेड होगा। तो ये बैंकिंग का तो है ही, नॉन बैंकिंग है। इसमें कहीं पे रिन्यूएबल एनर्जी में है बैंकिंग लिखा हुआ? ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये हमने प्रीवियस में देखा था। जैसे अमेरिका ना एआई का यूज कर रहा है ईरान के खिलाफ, ठीक है। कौन सा एआई का यूज कर रहा है? तो एंथ्रोपिक क्लाउडे मॉडल। और ये ऑपरेशन रोवरिंग लायन जो अमेरिका ने जारी किया था ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei को मारने के लिए, तो उसमें इसमें इस्तेमाल किया था। किस लिए इस एआई मॉडल का इस्तेमाल हुआ था? तो उनकी जगह को ट्रैक करने के लिए कि आयतुल्लाह खamenei कहाँ पे छिपे हुए हैं। अब है कि ज्योतिबाई फुले के बारे में आप चाहो तो अब सीधे हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़िए किताब से। मॉडर्न हिस्ट्री की किताब में पढ़िए कि ये माली जाति की थी, इनका जन्म सतारा में हुआ था, इन्होंने स्कूल खोली थी पूना में, है ना। तो ये सब आप पढ़िए सीधा। इसमें फिर हम लोग अभी समय देंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ऐसे देखिए उन्होंने कुछ किताब लिखी थी जैसे काव्या फूले, बावन काशी सुबोध रत्नाकर। इन्होंने एक पोयम लिखा था गो गेट एजुकेशन। तो ये आप चाहे तो याद रख सकते हैं। अब देखो पी नोट से संबंधित है। प्रेस नोट इसको कहते हैं, फुल फॉर्म पी नोट भी है। तो ये बेसिकली क्या होता है ना कि जो विदेशी इन्वेस्टर होता है ना, उसको ये क्या करता है, पी नोट जारी करने का ये रिले संबंधित है, ठीक है। और कुछ है नहीं इसमें, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप स्टैटिक पढ़ोगे तो उसमें है। अब हमारा इम्पोर्टेंट जो ये न्यूज है, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये कहाँ पे हुआ है? तो हिंगोली जो महाराष्ट्र में है ना, वहां पे इसको किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? तो जो वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का जो वेव है उसको डिटेक्ट करने के लिए, यानी उसको अच्छे से पहचान करने के लिए, उसको से होने वाली खतरा को आंकने के लिए, ठीक है। अब है कि ग्रेविटेशनल वेव होता क्या है? इतना गला सूख रहा है ना। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण जो तरंग होती है ना, तो तरंग का मतलब क्या होता है? जैसे समुद्र में तरंग होता है, तो समुद्र में तरंग कब उठता है? जब लहर आता है तो समुद्र ऊपर उठता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? समुद्री तरंग। उसी तरीके से गुरुत्वाकर्षण तरंग होगा। जब अंतरिक्ष में अगर कोई भारी वस्तु है ना, वो टकराएगी आपस में, जैसे तारा, ब्लैक होल, ये सब जब आपस में टकराएगी ना, तो उसके चारों ओर लहरें पैदा होती है, उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंग। बस और कुछ नहीं है। अगला जो है, लेप्रोसी बीमारी को खत्म करने वाला अमेरिका का पहला, अमेरिका मतलब अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन बना है? चिली। लेप्रोसी के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। ये भी जल जीवन मिशन हमने देख लिया।
अगला है इम्पोर्टेंट, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्रोजेक्ट इन लक्षद्वीप। ओशियन थर्मल का मतलब क्या हुआ, समुद्री क्षेत्र में जो थर्मल ऊर्जा है उसको संरक्षण करने के लिए कहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तो लक्षद्वीप में। और ये कौन इसको विकास करेगा, तो राष्ट्रीय जो संस्थान है ओशियन टेक्स, राष्ट्रीय जो ओशियन प्रौद्योगिकी संस्थान है वो इसको क्या करेगा, रूपरेखा तैयार करेगा। और ये लक्षद्वीप की जो राजधानी है कवरत्ती द्वीप, वहां पे इस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखो बिहार ने भी ना सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाई है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी क्या होता है कि जैसे जितने भी अब मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टैब हो, उसमें जो चिप्स इस्तेमाल होती है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। और ये सेमीकंडक्टर ना ज्यादातर चाइना वगैरह में बनती है। तो भारत भी चाह रहा है कि हम भी क्या हो, आत्मनिर्भर हो, जिससे हमारा जो प्रौद्योगिकी है और विकसित हो सके। अब देखो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, यानी हुरुन एक संस्थान है, उसने वैश्विक अमीर लोगों का एक लिस्ट जारी किया है। ठीक है, इसमें सब सबसे ज्यादा जो बिलियनरी है वो कहाँ है, तो अमेरिका में। दूसरा नंबर में कहाँ है, चाइना में। और तीसरा कहाँ है, भारत में। बस इतना ही याद रखना है। अब आयतुल्ला अली खamenei के मरने के बाद ना वहां के कौन नया मुख्य नेता बने हैं, तो मुज्तबा खोमनेई। और इनका जन्म मशाद में हुआ था, ईरान की एक जगह है। अब बिहार लेना तीसरा अपना जूलॉजिकल पार्क यानी जू बनाने का निर्णय लिया है। पहले से कहाँ है आपको पता है, एक पटना में है, एक राजगीर में है, और ये तीसरा कहाँ बनेगा, गया में। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बलेंद्र शाह। ठीक है, और इनकी पार्टी का नाम क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी। ठीक है, इन्होंने ना जो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, इनको झापा 5 जो सीट है वहां पे हरा दिया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद ये भी है कि ये नेपाल के पहले प्रधानमंत्री है जो मधेसी समुदाय से आते हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, पूर्वी मैरीटाइम कॉरिडोर। तो ये कहाँ पे बन रहा है या बनेगा, तो वो चेन्नई व्लादिवोस्तोक में बनेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा ना, चेन्नई वाला मतलब चेन्नई भारत का और व्लादिवोस्तोक रसिया का। ये क्या करेगा ना कि जो मिडिल ईस्ट है ना, मिडिल ईस्ट मतलब जो अरब देश है उनके जो आसपास जो हमारा शिप गुजरता है यानी जो जहाज गुजरता है उसको कम करने के लिए और एक नया रास्ता बनाने के लिए ये एक कॉरिडोर बनेगा जिसका नाम क्या है, चेन्नई व्लादिवोस्तोक। और ये भारत को रसिया से जोड़ेगा। अब देखो कि एक है टर्म है आवर ग्लास इफेक्ट। ठीक है, तो आवर ग्लास इफेक्ट क्या करता है ना कि ये ना जो बहुत ही ज्यादा स्पेशलिस्ट है यानी एआई के क्षेत्र में जो जिनके पास हर चीज एआई से कोई डाटा बनाना कोई वीडियो बनाना, वो जो स्पेशलिस्ट है ना उन्हीं को ये क्या करेगा कि जॉब में रहने के लायक छोड़ेगा। अदरवाइज जितने भी बाकी छोटे लेवल के या नए जो एआई के फील्ड में नौकरी करने आए हैं उनकी नौकरी को ये क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, आवर ग्लास इफेक्ट। या ऐसे समझो जिसका ग्लास में, नहीं ये नहीं समझो, बस इतना ही समझो कि आवर ग्लास इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि वैसे ही लोग एआई के क्षेत्र में नौकरी कर पाएंगे जो स्पेशलिस्ट हैं, जो योग्य हैं। वैसे लोग इससे छट जाएंगे जो नए हैं या जिनको कम एआई के बारे में जानकारी है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट है अ, जैसे देखो विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश का है ना, इसको होस्ट करने के लिए क्या किया गया है कि भारतीय थ्री स्टेट न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है इसको होस्ट कौन करेगा, तो विशाखापट्टनम करेगा।
एक टर्म है हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम। तो ये क्या है? तो ये बेसिकली ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, उसको क्या करेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन जो है उसको बढ़ावा देने के लिए ये क्या है, हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम। प्रोटॉन एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना। हाई एनर्जी क्या है? यानी प्रोटॉन क्या है? उच्च ऊर्जा वाला एक परमाणु मॉलिक्यूल्स है ना, यानी अणु है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। सबसे पहला क्या याद रखना है कि हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम है ना, जो भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को बढ़ावा देगा, वो कहाँ होस्ट होगा? तो वो होगा विशाखापट्टनम में। अगला क्या पूछ सकता है कि हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम क्या है? तो ये है प्रोटॉन, जो कि उच्च ऊर्जा वाला अणु है, परमाणु अणु है, उसको बढ़ावा देने से संबंधित है। बस इतना ही याद रखना। अब देखो कि भारत में थोरियम कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये जो हमारा पूर्वी घाट वाला जो क्षेत्र है, जैसे ये कहाँ देखो, ब्रह्मगिरी, छतरपुर, गोपालपुर, कलिंगापट्टनम, तो बेसिकली उड़ीसा और बंगाल से लेके यहाँ पे केरला तक, है ना, ये वाली क्षेत्र में क्या मिलता है? थोरियम मिलता है। जैसे यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, तो इन सब जगह पे क्या मिलता है? थोरियम। भारत दुनिया में सबसे बड़ा थोरियम का उत्पादक है। अ, अब देखो भारत, सॉरी, अभी हमने न्यूज में पढ़ा था ना कि ईरान में काली वर्षा हो रही है। ठीक है, तो एक काली वर्षा क्या है? तो एक प्रकार का तेल का ना ही पार्टिकल्स है। ठीक है, यानी वो एक प्रकार का तेल ही है, या फिर रासायनिक पदार्थ है। ठीक ना, जो क्या हुआ ना कि वहां पे इजराइल ने बॉम्ब मारा था, तो उससे क्या हुआ था कि वो फट के क्या हुआ, आसमान से, आसमान मतलब जैसे वो अगर कोई पाइपलाइन में फटेगा तो क्या होगा, वो बारिश के रूप में ही दिखेगा ना। तो उससे क्या होता है कि ये प्रदूषण का काम करता है। बस वही है, जैसे पूछेगा कि ब्लैक रेन क्या है, ये क्या एक प्रकार का ऐश है, तेल का एक पदार्थ है, या फिर एक रासायनिक मटेरियल है, और क्या, और कुछ नहीं है। पाइपलाइन वहां पे ईरान में ज्यादा तेल का होता है, तो तेल से ही संबंधित होगा। और अगर फटेगा तो ये क्या करेगा? क्योंकि ये तो रिफाइनरी तेल नहीं ना है, ये सब कच्चा तेल है, तो इसे प्रदूषण ही होगा। अब जैसे पेट्रोलियम में ना बेंजीन नाम का एक एटम मिलता है ना, ये क्या करता है ना कि कैंसर की बीमारी को बढ़ावा देता है। अगला इंपॉर्टेंट है कि मेघालय में ना जो जिला स्तर का चुनाव होता है वो हुआ, तो वहां पे ना विवाद हो गया। विवाद हो गया क्यों? क्योंकि वहां पे आपको पता है कि वो जनजातीय क्षेत्र घोषित है, लेकिन कुछ जिलों में मुस्लिमों की संख्या भी अधिक है। तो वहां पे जो जिला का स्तर का चुनाव हो रहा था, जिला परिषद टाइप का, तो वो क्या किया ना कि वहाँ के जो कमिश्नर है वो क्या किए, उनकी नामांकन को रद्द कर दिए। क्यों रद्द कर दिए? क्योंकि आप मुस्लिम हैं, आप जनजातीय से बिलोंग नहीं करते। तो यही है। तो यहाँ पे पूछ क्या सकता है वो आप याद रखिए। पहली बात पूछेगा कि मेघालय में एडीसी क्षेत्र, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र, रुकिए, एडीसी का हमको फुल फॉर्म एक बार देखने दीजिए। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्त जिला परिषद। तो पूछेगा एग्जाम में कि मेघालय में स्वायत्त जिला परिषद कितने हैं? तो तीन हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, बस। और इस स्वायत्त जिला परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 26 चुने जाते हैं और 4 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है। अगला एक इम्पोर्टेंट न्यूज है पीएम सेतु स्कीम।
तो ये ना कौशल विकास को बढ़ावा देने से संबंधित है, बस इतना ही याद रखना। अगला है कि महाराष्ट्र सरकार ने ना पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर फार्मर लॉन्ग वेवर स्कीम लॉन्च किया है। यानी लंबे समय के लिए किसानों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए ये क्या है, एक स्कीम है, एक योजना है जिसका नाम क्या है, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑलरेडी क्या चल रहा है ना, मुफ्त योजना के तहत बांटने से पैसा जो खजाना है उसमें कमी आया है। उसके बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने क्या की है कि ये सस्ते दामों पे बिना ब्याज के लोन किसानों को प्रोवाइड करा रहे हैं, जो पहले से ही बहुत ज्यादा वहां पे प्रोवाइड हो रहा था। तो आपको पता है कि 1% 2% ब्याज लिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि सरकार की आमदनी बढ़ती है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए आरबीआई इस पे दुख जताया है, तो इसलिए ये न्यूज में है। अगला है कि फायर फ्लाई। फायर फ्लाई आप जानते हैं ना, कि गांव में जो रात में उड़ती है एक मक्खी जिसमें रोशनी होता है, जिसको जुगनू बोलते हैं, वो न्यूज में है। तो ये ना लैम्पीरडाई परिवार से आता है। ठीक है, और इसमें जो लाइट कैसे बढ़ता है, तो वो बढ़ता है बायोलुमिनिसेंस के कारण। बस इतना ही याद रखना है। और ये बढ़ता है ना, तो ये क्या इंडिकेट करता है, वार्निंग सिग्नल। अगर ये लाइट बढ़ रहा है जुगनू में, इसका मतलब है कि वो आभास करता है कि मेरे आसपास क्या है, खतरा है। एक इम्पोर्टेंट है, अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि हरीश राणा नाम के एक व्यक्ति है जो कोमा में 13 सालों से, तो उनको ना सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को पारित कर दिया। यानी अब उनको जो जीवन का अधिकार जैसे अनुच्छेद 21 में है ना, उसी तहत अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ मरने का अधिकार दिया। क्योंकि वो 13 सालों से कोमा में है, जाग ही नहीं रहे, तो उससे तो सबको समस्या होती है ना, इसलिए उनको इच्छा मृत्यु दिया गया है। यानी वो उनको धीरे धीरे वेंटिलेटर से हटाया जाएगा, धीरे धीरे उनको जो पाइप से खाना आपूर्ति किया जाता है वो सब कम किया जाएगा, और धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो तो सफर ही कर रहे हैं, उठ ना रहे, ना बोल रहे हैं, ना देख रहे हैं। ठीक है, तो ये है। तो ये पूछ सकता है कि ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 21 के तहत, जिसमें जीवन का अधिकार है, उसी तरीके से सम्मान के साथ मरने का भी अधिकार प्रोवाइड किया गया है। अब है कि पैलिएटिव केयर क्या होता है, तो ये क्या होता है ना, कि अगर कोई ऐसा ही केस है, ऐसा ही मतलब कोई और भी बीमारी है या कोई और जो रोगी है, तो उसको क्या किया जाता है ना, धीरे धीरे उनको मृत्यु के लिए मतलब वो प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है, कि उसको भी दिक्कत न हो और मानवीय तरीके से उसका जीवन भी समाप्त हो जाए। अब एक और न्यूज था, इंडिया सिस्मिक जोन। तो ये आप ना ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। अब बिहार ने ना फ्री में सरकारी अस्पतालों में दवाई बांटने में टॉप किया है पूरे इंडिया में। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है कि मदुरई एयरपोर्ट जो है तमिलनाडु को, उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि बिहार के सोनपुर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा। भारत सरकार ने भारत टेक्स 2026 लॉन्च किया है। तो ये किससे रिलेटेड है, टेक्सटाइल रिलेटेड है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल फेयर यानी मेला लगेगा, उसका नाम क्या है, भारत टेक्स 2026 दिल्ली में लगेगा। हम्म, तो ये हमारा 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का करंट अफेयर था। फिर हम मिलेंगे सोम या मंगलवार को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।